अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पूरी जो हिफाजत है वो घर में रह के कह रहे होंगे। मुश्किल काम है, मैं बार बार पिछले 3-4 लेक्चर से तो ख़ास तौर पे कह रहा हूँ बिकॉज बड़ा लेंथी टाइम हो गया हमें इसको, मतलब ये जो लॉकडाउन या घरों में रहना, ये कुछ भी कह लें इसको, इस प्रैक्टिस को, स्ट्रगल को काफ़ी टाइम हो गया। तो ऑब्वियसली जो जो वक्त गुजरता है तो हमारे लिए इस चीज़ को टॉलरेट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता जाता है। सो इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना है इस बात पे, वो और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही हमने करना है बिकॉज दैट्स ऑल वी कैन डू। यही हमारे बस में है और यही हमें करना चाहिए बिकॉज अभी तक इसका कोई और हल, कोई और सोल्यूशन जो है वो इसका अभी तक नहीं निकला। ठीक है जी। सो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दूसरी पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं और दूसरी पोएम है हमारी जी नाइट मेल। और नाइट मेल जो है ये W.H. ऑर्डन की वास्टन ह्यू ऑर्डन, जिसका नेक नेम, शॉर्ट नेम हम उसको लिखते हैं W.H. ऑर्डन। अब W.H. ऑर्डन जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कल जो हमने इससे पहले जो पोएम की थी, कल कह रहा हूँ, द रेन, उसमें जो W.H. डेविस था, विलियम हेनरी डेविस, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ही वॉज अ बेगर। ठीक है, वो भिखारी था, गरीब आदमी था, इंतहाई पुअर पर्सन था। तो उसके लिए क्या था, उसकी शायरी भी वैसी ही थी। उसकी शायरी में जो उसके अपने दुख थे, अपनी जो तकलीफ़ें थीं, अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल और मसाइब थे, वो उसमें जो है वो डिस्कस हो रहे थे। उसके कंपैरेटिवली W.H. ऑर्डन जो है, W.H. ऑर्डन ये एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स था, बड़ा आसूदा हाल, कंपैरेटिवली अपर क्लास से जो है वो बिलोंग करता था। और इसकी ज़िंदगी में जो इसकी जो पोइट्री है, यही वजह है कि उसमें फ़िलोसॉफ़िकल टच, जो फ़िलासफ़ी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ये उस तरह से अपनी ज़ाती मसाइब, दुख, तकलीफ़ें बयान नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करता है, ओवरऑल ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी उसको डिस्कस करता है। और ऐसा करना पॉसिबल क्यों है उसके लिए? ऐसा करना उसके लिए उसी वक्त पॉसिबल है जब वो ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलात, ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइब, ज़िंदगी की छोटी छोटी जो परेशानियाँ हैं, जो कि एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास को, एक लो मिडिल क्लास शख्स को हर वक्त दरपेश रहती हैं, उन परेशानियों से निकल सके। ठीक है, तो ये बड़ा एक आसूदा हाल शख्स था। ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, फिर ये पढ़ाता भी रहा। ठीक है, वहाँ उसने कुछ देर टीचिंग भी की और अपने जो सोशल सर्कल थे, जो वहाँ के नोटेड लोग थे, वहाँ जो है वो बड़ा ही पॉपुलर था, उनमें बड़ा फेमस था। ही वॉज अ वेल नोन पर्सन। ठीक है, W.H. डेविस के बिल्कुल उलट कह लें कि इसका लाइफस्टाइल था। तो इसकी शायरी में भी आपको वैसी ही चीज़ें नज़र आती हैं जैसी W.H. डेविस के अपने मसाइल थे। ठीक है, उसने अपनी जो पोइट्री है उनमें भी उन्हीं मसाइल की झलक नज़र आती है। और यहाँ पे चूँकि ये एक कंपैरेटिवली केयर फ्री लाइफ गुजार रहा था, एक अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता था, जहाँ पर सोचने का, समझने का, चीज़ों को एक डिफरेंटली देखने का वक्त मुयस्सर होता। क्योंकि देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आपके पास किसी चीज़ को फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में, फ़लसफ़े के लेवल पर जाकर सोचने का, समझने का मौका उसी वक्त बनेगा
जब आप ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। अगर आपको हर वक्त रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, हर वक्त आप जो है इस चक्कर में है कि जी मैंने कल के लिए जो है वो अपने राशन का बंदोबस्त कैसे करना है, बच्चों को कैसे पालना है, और ये बाकी ज़िंदगी के जो हमारे क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उनको आप कहते हैं, अगर आप हर वक्त इनमें मुब्तला हैं तो फिर एक बड़े लेवल पर जाकर सोचने की सलाहियत या एबिलिटी होते हुए भी आप बड़े लेवल पर जाकर जो है वो नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको जो फुर्सत मैसर होनी चाहिए वो फुर्सत जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो W.H. डेविस के पास ये फैसिलिटी, ये फुर्सत अवेलेबल नहीं थी, और W.H. ऑडेन के पास जो है ये फुर्सत अवेलेबल थी। लिहाजा उसने चीज़ों को बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में, बड़े फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में जो है वो चीज़ों को सोचा और बयान किया। अब ये जो पोएम है नाइट मेल, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ अ नाइट मेल। अच्छा, अब मज़े की बात ये है, आपका ये सवाल बनता है और इस सवाल को मैं बड़ा हैप्पीली आंसर करूँगा कि सर आप कह रहे हैं क्या हो गया आपको, ठीक है, आप बिल्कुल ही मतलब आप जो मुंह में आया जा रहा है बोले जा रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं इतना बड़ा फ़िलासफ़र पोइट था, उसने फ़लसफ़ियाना चीज़ें, फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें जो है वो बयान की, तो वो तो हमें रेलगाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हालांकि रेलगाड़ी के मुतालिक पोएम जो हैं वो क्या हैं, वो आपकी पहली दूसरी क्लास में शामिल होती हैं कहीं, ऐसे ही है ना। घुमाई जो वो क्या है, बजाई जो सीटी, हिलाई जो झंडी, घुमाई जो चाबी, चली रेलगाड़ी, ठीक है। इस टाइप के पोएम्स आप पढ़ते हैं पहली दूसरी में, बच्चों की पोएम्स होती हैं, शायद केजी में पढ़ते हैं आप, केजी नर्सरी प्रेप में, तो वहाँ आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार सर तो इसको बड़ा फ़िलासफ़र बता रहे हैं, और इसने तो बड़ी, मुझे इफ़ यू अलाउ मी टू स्पीक दैट वर्ड, कि इसने तो बड़ी चुस किस्म की पोएम जो है वो लिखी हुई है। एक गाड़ी पे, एक नाइट मेल पे इसने जो है वो पोएम लिख दी है। हालांकि रेलगाड़ी की नज़में जो हैं वो तो हमें बड़े छोटे छोटे लेवल पर जाकर पढ़ाई जाती हैं। तो यही वजह है कि मैंने ये पूरा बैकग्राउंड इसके साथ बयान किया, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि इस पोएम को पढ़ाते हुए हम सबसे ज़्यादा ज़्यादती करते हैं इस पोएम के साथ, ठीक है। क्योंकि हम इसे क्या पढ़ाते रहते हैं, हम इसको पढ़ाते रहते हैं जर्नी ऑफ नाइट मेल के तौर पे, और बच्चा भी परेशान महसूस करता है, बेजार महसूस करता है खुद को कि ये क्या बताए जा रहे हैं भी, मतलब वो जो रेलगाड़ी चल पड़ी है जी, रेलगाड़ी रुक गई है जी, उसने लेटर डिलीवर कर दी है और बस। हमें मतलब FSC लेवल पर आकर, सेकेंड ईयर में आकर, फर्स्ट ईयर में आकर हमें ये अब पढ़ने को रह गया कि हम रेलगाड़ियों की नज़में पढ़ें, जो कि हमें नर्सरी प्रेप में जो है वो पढ़ लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस हवाले से एक कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट जर्नी ऑफ अ नाइट मेल, इट इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ। ये रेलगाड़ी के सफ़र के बारे में नहीं है, ये पोएम ज़िंदगी के सफ़र के बारे में है, ठीक है। इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पढ़ाते हुए ये जर्नी ऑफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये जर्नी ऑफ लाइफ वाला एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस ही नहीं किया जाता। हम क्या पढ़ाते रहते हैं, हम ये पढ़ाते रहते हैं कि जी वो रेलगाड़ी जो है ना वो चलती चली जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया जी। तो पहले नंबर पर तो अपनी ये कन्फ्यूजन जो है इसको दूर कर ले कि इट्स नॉट अबाउट द जर्नी ऑफ नाइट मेल ओनली। सम अपरेंटली जर्नी ऑफ नाइट मेल है, लेकिन असल में ये क्या है, असल में ये जर्नी ऑफ लाइफ है, असल में ये ज़िंदगी का सफ़र है, ये रेलगाड़ी का सफ़र नहीं है। सो कैसे ज़िंदगी का सफ़र है जी, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। आपको पता है कि यहाँ हम लिखते हैं अपने सिनोनिम्स, यहाँ हम लिखते हैं सिंबलिज्म
और सॉरी यहाँ सिंबलिज्म डिस्कस करते हैं और यहाँ हम उसकी लिटरेरी टेक्निक्स हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 हम सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं, नंबर 2 हम सिंबलिज्म डिस्कस करते हैं, और नंबर 3 उसकी जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं वो हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। कहते हैं कि ये नाइट मेल जो है ये क्या है, इट इज़ क्रॉसिंग द बॉर्डर। अब ये जो बॉर्डर है, मैं इधर इसको सिनोनिम में लिख देता हूँ। ये बुनियादी तौर पर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो WH ऑर्डन है ये बुनियादी तौर पर स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था, और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है वो आपको पता है बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और स्कॉटलैंड जो है वो कॉलोनी भी रहा इंग्लैंड की, ठीक है। तो इसलिए ये उसकी बात कह रहा है कि दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, कि ये क्या कर रही है, नाइट मेल बॉर्डर को क्रॉस कर रही है और लोगों के लिए क्या ला रही है, चेक और पोस्टल ऑर्डर ला रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, कि ये गरीबों के लिए भी कोई ना कोई खतूत लेकर आती है और अमीरों के लिए भी कुछ ना कुछ खतूत लेकर आती है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। अब ये जो गर्ल नेक्स्ट डोर है, इसको भी ज़रा समझ लें। गर्ल नेक्स्ट डोर, इसका ये मतलब नहीं है साथ वाले घर की लड़की, ये ईडियम है गर्ल नेक्स्ट डोर। इसका मतलब होता है डोमेस्टिक गर्ल, या जिसको आप कहते हैं हाउसवाइफ, घरेलू लड़कियां जो वर्किंग वुमेन नहीं है, उनको हम कहते हैं गर्ल नेक्स्ट डोर। और ये इडियम इवॉल्व भी कैसे हुआ, ये इडियम इवॉल्व वैसे हुआ कि बिल्कुल वैसे ही लड़की जैसे हमारे घरों के इर्द गिर्द वो आपको नज़र आती हैं। मतलब वो लड़कियां नहीं जो बड़ी प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़ी ऑफिशियल जॉब्स करती हैं, बड़े करियर ओरिएंटेड हैं, नहीं, वो लड़कियां नहीं, बल्कि वो लड़कियां जो हमें आम माशरे में अपने घरों के इर्द गिर्द जो है वो क्या करती हैं, नज़र आती हैं। तो उन लड़कियों के लिए उसने क्या यूज़ किया है, द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो ये इसका पहला स्टेंजा है जी। वो कहता है कि दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, कि ये नाइट मेल है जो कि बॉर्डर को क्रॉस कर रही है, ब्रिंगिंग द चेक्स एंड द पोस्टल ऑर्डर, और ये लोगों के लिए पोस्टल ऑर्डर और चेक लेकर आ रही है। अब ये तो इसके अपरेंट मीनिंग है। अब अगर इसके सिंबलिज्म को हम डिस्कस करें तो ये जो क्रॉसिंग द बॉर्डर है, that actually is the symbol of beginning of life।
ये किसकी सिंबल है? ये ज़िंदगी की इब्तदा की सिंबल है कि ज़िंदगी की गाड़ी जो है उसने क्या किया है, बॉर्डर क्रॉस किया है और अदम वजूद से, आप जब मौजूद नहीं थे, वहाँ से क्या आई है, वजूद में आ गई है। दैट द जर्नी ऑफ लाइफ हैव स्टार्टेड। आप वो जो दो दुनियाओं के बीच एक बॉर्डर था ना, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप वजूद नहीं रखते थे, वहाँ से निकल कर क्या किया है, यू हैव कम इन टू अ वर्ल्ड इन विच यू एग्जिस्ट। फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस यू हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसको वो कह रहा है क्रॉसिंग द बॉर्डर। अब सुनता जाइएगा, आपको आई गारंटी यू कि बहुत एंजॉय करेंगे। रीज़न कि हमने चीज़ों को बड़े डिफरेंटली, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है उसको देखना है। बिगिनिंग ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, दैट फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस यू हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आ गए। वो जो बॉर्डर था दो दुनियाओं के बीच, वो क्या किया है, वो आपने क्रॉस कर लिया। आगे, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। चेक और पोस्टल ऑर्डर्स में ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं जॉयज ऑफ लाइफ को, कि वो आपके लिए, वो जिंदगी की गाड़ी जो चली है वो क्या कर रही है, आपके लिए जिंदगी की खुशियां ला रही है। चेक क्या है? चेक जिसको भी मिलता है क्या होता है, उससे खुशी होती है। पोस्टल ऑर्डर भी जिसको मिलता है, पोस्टल ऑर्डर कहते हैं बेसिकली ये जो रकम भिजवाई जाती है थ्रू पोस्ट, उसको। तो पोस्टल ऑर्डर भी जिसको मिलता है वो भी क्या करता है, वो भी बहुत खुशी का इजहार जो है वो करता है। सो the poet is actually saying that the journey of life, the train of life has started and it is delivering joys of life to everyone. ये हर किसी को जो है वो ज़िंदगी में उसके जो चेक्स और पोस्टल ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर करते हुए आ रही है। अब अगले जो देख रहे हैं ना, ये देखिएगा, करते हैं लेटर्स फॉर एवरीवन। अगली जो चीज़ उसने इसमें रिप्रेजेंट की है, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है इसकी। कहते हैं कि लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। ठीक है, दैट इज life delivers ये इस बात की अलामत है कि लाइफ डिलीवर्स समथिंग टू एवरीवन। ये इसमें फिलॉसफी है कि वो ज़िंदगी की गाड़ी जो चली है वो क्या कर रही है, वो जो चेक और पोस्टल ऑर्डर तकसीम कर रही है, ये जो लेटर्स तकसीम कर रही है, it is not only delivered to a specific sect, it is not only delivered to a specific section, it is not delivered only to a specific class of the society. Everyone gets something out of this life. ज़िंदगी में हर कोई जो है वो क्या करता है, इस ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल करता है। ठीक है, इस ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल करता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, थोड़ा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन से कम हो सकता है, समटाइम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट एवरीवन गेट्स समथिंग आउट ऑफ दिस लाइफ। ये ज़िंदगी की जो गाड़ी चली है ना, ये आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर डिलीवर करती है। ऐसा नहीं है कि आप इस ज़िंदगी से कुछ भी हासिल ना कर सकें, इट डिलीवर्स नथिंग टू यू, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और यही वजह है कि उसने 2-3 एग्जाम्पल्स दी हैं। कौन सी? रिच, पुअर, शॉपकीपर,
डोमेस्टिक गर्ल, ये 4 एग्जाम्पल उसने दी। देखें ये एग्जाम्पल किसकी है? क्लास की, कि अमीर को भी मिल रहा है और गरीब को भी मिल रहा है। और ये किसकी है? ये लाइफस्टाइल की है, कि हर शोबे से मुतल्लिका जो लोग हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो घर बैठे हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, सबको इस ज़िंदगी के दामन से जो है वो कुछ ना कुछ खुशी जो है वो आखिरकार मिल रही है। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट द मैसेज ऑफ दिस फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, अब एक और चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ, स्टैंजा और लाइंस में फ़र्क। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना कि आप ये कह सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और आप ये भी कह सकते हैं दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। तो स्टैंजा क्या था जो हमने उसमें किया द रेन में, दैट वाज स्टैंजा। उसमें 5-6 लाइन्स ऑलरेडी उसने खुद ही बना के रख दी हुई थी। अब यहाँ पर क्या है, इस पोएम में आप देख रहे हैं 2-2 लाइन्स बना के रखी हुई हैं, 2 लाइन्स, फिर 2 लाइन्स, फिर 2 लाइन्स, फिर 2 लाइन्स। तो इनमें से कोई 4 लाइन्स अगर आपको दे देगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे दीज वर्सेस। हमने याद है ना, वर्सेस और लाइन्स, सॉरी मैं पहले काल में भूल गया हूँ, लाइन्स नहीं कहना, दीज वर्सेस या स्टैंजा। तो अगर इनमें से कोई 4 वर्सेस आपको, 4 वो 2 शेर दे देता है वो आपको, तो आप क्या करेंगे? उनको कहेंगे दीज वर्सेस हैव बीन टेकन। ठीक है जी। सो इस तरीके से जो है वो आप इसको करेंगे। आगे देखें जी, वो कहते हैं पुलिंग अप बीटक अ स्टडी क्लाइंब। ठीक है, बल्कि हम इसको कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी हम अपने जो है वो इडियम्स पहले जो है उसको ज़रा देख लेते हैं। यही आज के लिए हम इतना ही, पोएम का हम इतना ही पढ़ेंगे। इडियम्स पे आ जाएं ज़रा, और साथ हम अपना कोई एक आध लेटर भी देख लेंगे। क्योंकि उसमें आगे फिर मल्टीपल चीज़ें आ जानी थी तो वो फिर मज़ा नहीं आना था। आगे देखिए जी, हमारा नंबर 6 पेयर ऑफ वर्ड्स, मैं इधर ही लिख देता हूँ, चलें पेयर ऑफ वर्ड्स को देख लें बेटे। फर्स्ट वन, नंबर 6 वन इज जी अडैप्ट। अडैप्ट होता है बेसिकली ढाल लेना, किसी को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मुताबिक बनाना, किसी के मुताबिक खुद को ढाल लेना। ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू क्लाइमेट, कि उसने नया जो क्लाइमेट था उसके मुताबिक क्या किया? खुद को एडजस्ट कर लिया, खुद को ढाल लिया। द नेक्स्ट वर्ड इज अडॉप्ट। अडॉप्ट क्या कहते हैं जी? ये 2 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। एक होता है गोद लेना और एक होता है इख्तियार करना। मसलन मैं कहता हूँ यू मस्ट अडॉप्ट गुड हैबिट्स, कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अच्छी आदत इख्तियार करनी चाहिए। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि दे अडॉप्टेड अ सन, दे अडॉप्टेड अ सन, कि उन्होंने क्या किया कि एक बेटा जो है वो क्या लिया? गोद ले लिया। तो इन 2 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है, अडॉप्ट इख्तियार करना या फिर गोद लेना। नेक्स्ट देखें जी, अडेप्ट है। अडेप्ट होता है अडेप्ट होता है माहिर होना। ठीक है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई ब्रदर इज़ अडेप्ट इन पेंटिंग, कि मेरा भाई जो है वो क्या है? वो पेंटिंग में माहिर है। नंबर 7 पर जाएं जी। तो उसको कहते हैं एडिशन। ये जो ए वाला एडिशन है
इसका मतलब है इजाफा करना, ठीक है, ऐड अप करना, जमा करना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। और इजाफा करना क्या है जी, ये भी, ही इज़ अ गुड एडिशन टू द टीम, कि वो टीम में क्या है, उम्दा इजाफा है। सो इजाफा करना नहीं, ऐड होता है बेसिकली, इजाफा करना, इजाफा ही ठीक है। अच्छा जी, ये जमा करना, ये जमा करना ही रहेगा क्योंकि ये उस पूरे प्रोसेस को आ रहा है। और दूसरे वाला जो है ये एडिशन, ये कहते हैं किताब का एडिशन भी खाली वैसे कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक वर्ड होता है वो होता है शुमारा। क्या होता है, शुमारा, कि इस किताब का ये कौन सा एडिशन चल रहा है, 6th एडिशन, 7th एडिशन, ठीक है। जैसे आजकल वो होते हैं ना, आप देख रहे हो सीज़न, ठीक है, सीज़न 1, सीज़न 2 चीज़ों का। तो इसी तरह ये भी बुक्स भी जो हैं वो क्या होती हैं, जो बार बार एक बार प्रिंट होने के बाद अगली बार प्रिंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट एडिशन ऑफ द बुक। कि एक बार सपोज 1000 किताब छपी, वो सेल आउट होगी, उसके बाद नेक्स्ट किताब छपेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडिशन कहते हैं। इसके बाद जी नंबर 8 पर जाए, मैं ऊपर ही लिखता हूँ इसको, वो क्या है जी, एडमिट और कॉन्फेस। एडमिट होता है तस्लीम करना, गलती तस्लीम करना, और कॉन्फेस होता है बेसिकली जुर्म का इकरार करना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्फेस कहते हैं। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, ये खाली गलती तस्लीम करने के लिए कि उसने क्या किया, उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली। और नेक्स्ट वन है जी, आप दूसरे में अगर कॉन्फेस, तो उसमें देखें द किलर कॉन्फेस्ड हिज क्राइम, कि उसने क्या किया, अपने जुर्म का इकरार कर लिया। नेक्स्ट वन देखें जी, एडवर्स, ये हमारा 8 था। एडवर्स पर जाएं तो एडवर्स का मतलब है नुकसानदेह, और अगर एवर्स पे जाएं तो एवर्स का क्या मतलब है, एवर्स का मतलब है मुखालिफ। मिसाल के तौर पे ओवरवर्क हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, कि ओवरवर्क ने क्या किया, उसकी सेहत पर बुरा असर डाला, उसकी सेहत के लिए क्या हुआ, नुकसानदेह साबित हुआ। और दूसरा है जी एवर्स, ही इज एवर्स टू कंप्यूटर गेम्स। नंबर 10, एडवाइस, नसीहत। ये एडवाइस जो है ये नाउन है, और एडवाइस जो है ये वर्ब है। ये कहते हैं
नसीहत करना। नसीहत करना और नसीहत ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक उसका वो भी देख लें, जुमला भी देख लें। एडवाइस, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। फेल फ्लैट क्या होता है? कोई असर ना करना, बिल्कुल बेकार साबित होना। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, कि मेरी जो नसीहत थी उसने कुछ असर न किया। एंड एडवाइस, ही एडवाइज मी टू ऑफर प्रेयर्स रेगुलरली, उसने मुझे नसीहत की कि मैं क्या करूं, बाकायदगी से नमाज पढ़ूं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ पेयर ऑफ वर्ड्स। अब हम आते हैं लेटर्स पर। पहला लेटर हमने कर लिया था, दूसरा लेटर हम करने जा रहे हैं जी। राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू गो ऑन अ रिक्रिएशनल ट्रिप। रिक्रिएशनल कहते हैं तफरीही दौरा। कहते हैं कि माई एग्जामिनेशन इज़ ओवर, कहते हैं कि मेरे इम्तहानात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। एंड आई फील अ बिट रिलैक्स्ड आफ्टर 2 हेक्टिक वीक्स ऑफ स्टडीज़। हेक्टिक कहते हैं बहुत ज़्यादा थका देने वाला, टायरसम। कहते हैं कि मैं 2 थका देने वाले हफ्तों के बाद जो है वो बड़ा ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ। द चेंज इन रूटीन हैज़ बीन वेरी वेल कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ चेंज इन वेदर। कॉम्प्लीमेंटेड कहता है मदद करना और ज़्यादा किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना, कि जो मौसम में तब्दीली आई है इसने मेरे जो रूटीन है उसमें तो पहले ही तब्दीली थी, और मौसम की तब्दीली ने क्या किया है, उसे मज़ीद 4 चांद लगा दिए। द बाइटिंग चिल ऑफ विंटर इज़ गॉन एंड इट्स नाउ वार्म एंड सनी। बाइटिंग चिल कहते हैं बड़ी तकलीफ़ दे सर्दी जो है, कहते हैं कि सर्दियों की तकलीफ़ दे ठंड जो है वो चली गई है और अब मौसम बड़ा गर्म और धूप वाला है। द कॉलेज हैज़ अरेंज 1 डे रिक्रिएशनल ट्रिप टू कलर कहार, और उन्होंने एक कलर कहार में एक तफरी दौरे का जो है कॉलेज ने एहतमाम किया है। इट विल गिव अस अ हैप्पी ब्रेक फ्रॉम द रूटीन एंड वी शैल कम बैक टू आवर स्टडीज़ विद ग्रेटर स्पिरिट। ठीक है, कहते हैं कि इस सब कुछ से जो है वो हमें एक जो हमारी रूटीन है, जो मामूल है रोज़ का डल, उससे हमें एक खुशकुन वक्फ़ा जो है वो मिलेगा और हम ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ दोबारा जो है वो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। ऑल माई फ्रेंड्स प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप एंड आई ऑल्सो विश टू जॉइन देम, कि मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनके साथ जाऊँ। आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू गो टू कलर कहार, कहते हैं कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कलर कहार जाने दें। आई एम सेंडिंग यू अ परमिशन लेटर विच इज़ टू बी साइंड बाय पेरेंट्स, कि मैं आपको परमिशन लेटर अपना भेज रहा हूँ जिसको आपने साइन करना है। द कॉलेज रिक्वायर्स इट फ्रॉम दोज हु वांट टू गो ऑन द ट्रिप, कहते हैं कि कॉलेज ने उन बच्चों से ये परमिशन लेटर साइन करवाने का कहा है जो कि ट्रिप पर जाना चाहते हैं। आई होप यू विल सेंड मी द लेटर ऑफ परमिशन विद इन अ वीक, कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मुझे ये परमिशन लेटर भेज देंगे। माई फ्रेंड्स सेंड यू देयर हम्बलेस्ट रिगार्ड्स। अच्छा, रिगार्ड के बारे में एक चीज़ देख लें, इट विल ऑलवेज बी रिगार्ड्स। सलाम दुआ वाला जो रिगार्ड्स है ना, इसको हमेशा रिगार्ड्स कहेंगे। और ये भी मैंने बता दिया था लास्ट लेटर पे कि अगर आप बाहर हैं घर से तो फिर आप रिगार्ड्स भेजेंगे, आप सलाम दुआ भेजेंगे। ठीक है, और अगर कोई बाहर गया हुआ है, जैसे लास्ट में हमारे आपको याद है लास्ट लेटर में ताकि फ़ादर बाहर गए हुए थे और मदर की हेल्थ का बताना था, तो फिर आप क्या कर रहे थे, फिर आप उनको जो है वो विशेस भेज रहे थे, दुआएं भेज रहे थे। ठीक है बेटे, और इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है दैट वाइंड्स अप, ख़त्म होता है यहाँ पे। कल हम यहीं से ऑनवर्ड जो है नाइट मेल को दोबारा शुरू करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त पोएम है, बड़ी कमाल पोएम है, और मैं हमेशा इसको 2-3 दिन लेके ही पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।